मेरा नाम रिया है। मेरी शादी अभय के साथ 2 साल पहले हुई थी। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ अभय और उनकी छोटी बहन सीमा, बस यही दो थे। उनके मम्मी पापा तो उनके बचपन में ही उनको छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से अभय ने ही अपनी छोटी बहन का ध्यान रखा और उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। बचपन में ही जिम्मेदारियां आने की वजह से उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ एक कंपनी में काम भी किया था। शादी करके मैं जब से इस घर में आई थी तब से मैंने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। अब अभय भी अपने ऑफिस का काम अच्छे से और ज्यादा ध्यान लगाकर कर पा रहे थे, क्योंकि पहले तो उन्हें हमेशा सीमा का भी ख्याल रखना पड़ता था, लेकिन अब से वो जिम्मेदारी भी मैंने अपने सर पर ले ली थी। अभय अब बहुत अच्छे से काम में मन लगाकर मेहनत कर रहे थे। खैर, ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। आज ऐसी ही बहुत सुहानी सी सुबह थी। सुबह सुबह ही घर में बहुत खुशी का माहौल था, क्योंकि आज अभय की सालों की मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने इतने सालों में जो मेहनत की थी उसका फल उन्हें आज मिल चुका था। अभय की एक सरकारी नौकरी लग गई थी, वो भी बहुत बड़ी पोस्ट पर। इतनी बड़ी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लगना कोई आम बात नहीं होती। अभय ने ये सब कर दिखाया था और मेरी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मैं भी अब पूरे गर्व के साथ कह सकती थी कि मेरे पति एक सरकारी नौकरी करते हैं। अक्सर मुझे अपनी ज्यादातर सहेलियों से यही सुनने को मिलता था कि तुम्हारा पति तो प्राइवेट कंपनी में काम करता है। प्राइवेट कंपनी के लोगों की नौकरी तो वैसे भी कभी भी जा सकती है। मेरी जितनी भी दोस्त थी वो हमेशा ही इसी घमंड में रहती थी। मुझे इनकी बातों का बुरा तो नहीं लगता था, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मेरे मन में ये जरूर था कि अगर अभय की भी सरकारी नौकरी लग जाती तो अच्छा ही होता। और अब आज अभय की मेहनत रंग लाई थी। अब हमारे भी अच्छे दिन आ गए थे। सीमा भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सीमा अभी बस 17 साल की ही थी। उसने कॉलेज में एडमिशन अभी ही लिया था। अब तो सीमा की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारियां और जरूरतें अभय बखूबी निभा रहे थे। आज तक भी मुझे अभय ने कभी किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। मैं जो भी मांगती थी अभय मेरे सामने लाकर रख देते थे। इतना प्यारा और नेक दिल इंसान अपने पति के रूप में पाकर मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं थी। शायद भगवान को भी मेरी खुशी रास नहीं आई, या ऐसा कहूं कि शायद मेरी ही नजर लग गई। एक दिन एक बड़े से एक्सीडेंट में मेरे पति अभय चल बसे। अब तो मानो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं अभय को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और वो भी मुझे बहुत चाहते थे। इतना प्यार करने वाले पति को खोकर मैं अपने आप को तो जैसे संभाल ही नहीं पा रही थी। जिंदा तो थी पर जैसे जान नहीं थी। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके मैं संभली थी, क्योंकि मुझे सीमा को भी तो संभालना था। आखिर उसकी जिम्मेदारी अभय ने मुझे दी थी, इसलिए मैंने हिम्मत करके खुद को संभाला, इस दुख की घड़ी का सामना किया। लेकिन परेशानियां तो अभी बस शुरू ही हुई थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि सीमा की पढ़ाई आगे कैसे करवाई जाए। साथ ही साथ पूरे घर की जिम्मेदारी भी तो आ चुकी थी मेरे पास। हमेशा से तो घर में ही रही थी, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करूं और कैसे करूं। मुझे कोई नॉलेज थी ही नहीं कि मैं क्या काम करूं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी। जब से ससुराल आई तब से तो अभय ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही ले ली थी। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे सीमा की पढ़ाई को पूरा करवाना था, क्योंकि उसको कैसा लग रहा होगा वो मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उसने तो अपने माता पिता को बहुत पहले खो दिया था और अब अपने भाई को भी। भगवान को उसके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसके ऊपर क्या बीत रही थी मैं बहुत अच्छे से समझ रही थी। लेकिन मैं उसकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आने दूंगी। जिस तरह से अभय ने उसका ख्याल रखा है उसी तरह मुझे भी सीमा का ख्याल रखना था। इसलिए अब मैं काम की तलाश में निकल गई थी। मुझे सीमा ने कहा था कि भाभी, मुझे नहीं पढ़ना लिखना, आपको मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, बस उतना ही काफी है। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बने। मैं उसको उसके पैरों पर खड़ा होते देखना चाहती थी। बस यही सब सोचकर मैं काम की तलाश में निकल गई। दरअसल अभय के पास ज्यादा धन दौलत तो थी नहीं, ना ही कोई जमीन जायदाद थी। पहले तो वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके घर चला रहे थे और फिर उसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, जिस वजह से हमारे अच्छे दिन आए ही थे कि ये सब हो गया।
वो ज्यादा पैसे भी जोड़ नहीं पाए थे, क्योंकि अभय की नौकरी लगे हुए भी ज्यादा दिन नहीं हुआ था कि उनका देहांत हो गया। वो कुछ जोड़ ही नहीं पाए थे, इसलिए घर में ज्यादा जमा पूंजी भी नहीं थी। खैर, मैं शहर की तरफ काम की तलाश में निकल गई और मुझे कंपनी में काम मिल भी गया। मैं दिन रात मेहनत करके सीमा को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, इसलिए मैं उस कंपनी में काम करने लगी। हर रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने के बाद मैं अपने काम पर निकल जाया करती थी, और शाम को थकी हारी जब घर पर आती थी तो सीमा खाना बनाकर रखती थी। वो खुद भी खाना खाती और मुझे भी खिला दिया करती थी, और उसके बाद सो जाती। मुझे तो नींद कहाँ ही आती थी। हर वक्त हर पल मुझे अभय की याद सताती थी। पर ये तो एक ऐसा दर्द था जिसके साथ मुझे हमेशा ही जीना था। इसका तो कोई इलाज भी नहीं था, इसलिए मुझे ये सब झेलना ही था। कभी खुशी और कभी दुख को झेलते हुए दिन बहुत तेजी से निकल रहे थे। सीमा की हमेशा से ही एक आदत थी कि वो सोने से पहले हमेशा मुझे गले लगाकर सोती थी। अभय थे तब भी, और अब जब वो नहीं है तब भी। अभय उसको अक्सर चिढ़ाया करते थे कि मुझे तो कभी गले लगाकर नहीं सोई तुम, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं? वो हंसते हुए कहा करती थी कि भैया आप तो मेरे भाई नहीं भगवान हो। लेकिन भाभी से बढ़कर कुछ नहीं। ये मेरी माँ और भाभी दोनों हैं, इसलिए मुझे भाभी से गले मिलकर ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी माँ को गले लगा लिया। नींद भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं भाभी को गले लगाकर ही सोती हूँ। सीमा को हर रात गले से लगाकर उसको प्यार करके मैं भी सो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने ध्यान दिया था कि मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती थी, सीधा सुबह ही खुलती थी। मैं इतनी गहरी नींद में होती थी कि कुछ पता ही नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब से अभय मुझे छोड़कर गए, उसके बाद से मैं इतनी गहरी नींद में कभी सोई ही नहीं पाई। पहले तो ये हाल हो चुका था कि मैं दिन भर काम करती थी और जब थकी हारी घर पर आती थी तो अभय की यादें मुझे सोने ही नहीं देती थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत अच्छी और गहरी नींद आती थी। कभी कभी तो मुझे अजीब सा लगता था कि मुझे इतनी नींद क्यों आती है। पहले मुझे नींद का जरा भी एहसास नहीं होता था, लेकिन जैसे ही सीमा मेरे गले लगकर कमरे से बाहर निकलती, वैसे ही मैं तो मानो बेहोशी की हालत जैसा सो जाया करती थी। जब भी सुबह उठती तो कभी मेरे कपड़े उथल पुथल होते, तो कभी मेरे पूरे बदन पर कपड़े होते ही नहीं थे। मुझे कुछ समझ सा नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। ये हर रात मेरे कपड़े कौन उतारता है? शक करूं भी तो किस पर? इस घर में तो सिर्फ मैं और मेरी ननद ही रहते थे। हमारा घर इस तरह बना हुआ था कि अगर अंदर से दरवाजे खिड़कियों को कुंडी लगा दी जाए तब तो बिना हमारी परमिशन के कोई अंदर आ ही नहीं पाएगा। और ऊपर से मैं तो सोने से पहले पूरे घर को अच्छे से चेक कर लिया करती थी, और तो और अपना कमरा भी मैं अच्छे से बंद करके सोती थी। फिर मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था? कौन कर रहा था ये? पहले तो मुझे इस बारे में कुछ भी सोचना ठीक ही नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद काम की थकान की वजह से मैं इतनी गहरी नींद सो जाती हूँ। हो सकता है कि नींद में मैं खुद ही ऐसा कुछ कर देती हूँ। मुझे साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा था कि काम में आज से तो कर रही नहीं हूँ, पिछले कितने महीनों से कर रही हूँ। तब तो मुझे इतनी थकान नहीं हुआ करती थी, तो अब कैसे हो जाती है? भला इतनी क्या थकान हो जाती है कि मुझे होश ही नहीं रहता। बस एक बात जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी वो ये कि मेरे कपड़े कैसे उतर जाते। होश ना रहना अक्सर मुझे सीमा से गले लगने के बाद ही होता था। मन में बहुत बार ये ख्याल भी आया कि कहीं सीमा कुछ तो नहीं कर रही, लेकिन फिर लगता था कि नहीं नहीं, वो तो मुझे इतना प्यार करती है, मुझे माँ का सम्मान देती है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ उसके बारे में। हर समय दिमाग में यही बात चलती रहती थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये बात किससे कहूँ, किसके साथ शेयर करूं जो मेरी इस उलझन को दूर कर दे। काफी दिन गुजर गए लेकिन ये हरकतें कम नहीं हुई। अब तो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही होने लगा था। मैं रात को जिस तरह सोई होती थी सुबह बिल्कुल भी वैसी नहीं होती थी। अब तो मेरे सारे कपड़े मेरे बदन से गायब हुआ करते थे और मेरा पूरा शरीर टूट रहा होता था, मानो मेरे साथ कुछ गलत हुआ हो। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, जिस बात से मैं बिल्कुल अनजान हूं। इस तरह रोज मेरे शरीर पर कपड़े ना होना, हमेशा सीमा से गले लगने के बाद ही अचानक से गहरी नींद में सो जाना, सुबह सवेरे उठते ही पूरे शरीर में इतनी तेज दर्द होना कि बर्दाश्त भी कर पाना मुश्किल हो जाता था। कुछ हो रहा था घर में। एक दिन मैंने सीमा को खुद ही सब कुछ बता दिया और उससे पूछा कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम्हें इस बारे में कोई खबर है? पहले तो सीमा चौंक गई और फिर कहती कि नहीं भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे घर में आता ही कौन है,
जरूर आप थकान की वजह से सो जाती होंगी और शायद नींद में ऐसी हरकतें कर लेती हो। ना जाने क्यों आज मुझे सीमा की बातों से झूठ की बू आ रही थी। जरा सी भी सच्चाई नजर नहीं आ रही थी उसकी बातों में, क्योंकि जिस तरह वो बोल रही थी उसकी आवाज में एक अजीब सी हलचल थी। एक घबराहट उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी वो। आज मेरा शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो सीमा जरूर कुछ छुपा रही है मुझसे। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मेरे मन में अब बहुत सी बातें चल रही थी। मुझे यही लगा था कि सीमा जरूर किसी लड़के के चक्कर में है और रोज रात को मुझे कोई नशा देकर उस लड़के से मिलने जाती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ऐसा है तो मेरे शरीर के साथ ये हलचल क्यों, यूं कपड़ों का गायब होना। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे मन में। घबराहट से मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। घबराहट से मानो मेरी जान निकल रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है। मैं कैसे इस परेशानी से बाहर निकलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर मुझे ये तो पता था कि अब मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि मैं अपने कमरे में एक कैमरा लगवा लेती हूँ। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। सारी सच्चाई मेरे सामने ही आ जाएगी। बस यही सोचकर जब मैं उस दिन काम पर गई तो कुछ पैसे उधार लेकर एक कैमरा ले आई और जब सीमा कॉलेज गई उसी समय मैंने अपने कमरे में कैमरा लगवा लिया। कैमरा इतना छोटा था कि किसी को भी दिखाई देना बहुत मुश्किल था। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, सीमा को भी नहीं। आज रात मैं निश्चित थी कि जो भी होता है वो आज इस कैमरे में रिकॉर्ड हो ही जाएगा और कल सारी बातें मेरे सामने होंगी। पता तो चले कि आखिर हो क्या रहा है। इसी संतुष्टि में मैंने आज रात का खाना बनाया और खाना खाकर अपने कमरे में आ गई। सोने से पहले आज फिर सीमा मेरे कमरे में आई और मुझे गले लगाकर चली गई। उसके जाने के बाद से मुझे फिर से एक बेहोशी सी छा गई। मैंने बहुत कोशिश की उठे रहने की, पर मेरी आंखें तो जैसे खुल ही नहीं रही थी। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था उसे गले से लगाने का, पर क्या करती। मैं उसे मना भी तो नहीं कर सकती थी ना। मैं उसका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। अभय के जाने के बाद से मैंने उसको कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। फिर इतनी सी बात पर उसका दिल कैसे दुखा सकती थी मैं। बस यही सोचकर मैंने उसे गले से लगा लिया था। उसके कमरे से जाते ही मानो मेरी आंखें अपने आप ही बंद होना शुरू हो गई और मैं जैसे बेहोशी की हालत में जाने लगी। नींद ने मुझे इस कदर जकड़ लिया कि मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो रोज की तरह ही मेरे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। मेरा शरीर एक चादर से ढका हुआ था। आज तो मेरे शरीर पर बहुत से खरोच के निशान भी थे। मेरे साथ कुछ अनहोनी का एहसास मुझे आज बखूबी हो गया था। घबराहट के मारे मेरी जान निकल रही थी। मेरा पूरा शरीर इतना भारी हो रखा था कि मुझे अपने बिस्तर से खड़े होने में बेहद तकलीफ हो रही थी। मुझे वो कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी थी। मैं बस सीमा के कॉलेज जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे तैसे उठकर किचन में गई और सीमा के लिए नाश्ता बनाया। जैसे ही वो कॉलेज के लिए गई मैंने फटाफट से लैपटॉप निकाला और उसमें वो रिकॉर्डिंग देखने लगी। उस रिकॉर्डिंग को देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने खुद को जैसे तैसे संभाला। मेरे साथ क्या कम गलत हुआ था जो अब ये सब भी। पहले ही भगवान ने अभय को मुझसे छीन लिया था। मेरी आंखों से आंसू झरझर के बह रहे थे। उसे रिकॉर्डिंग में मैंने देखा कि मेरे कमरे में 3 लड़के आए और फिर उन्होंने मेरे पूरे बदन से कपड़े उतार दिए। मेरे साथ दरिंदगी शुरू कर दी। वो मुझे किसी जानवर की तरह नोच रहे थे, लेकिन मैं एक बेजान लाश सी वहां पड़ी थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अपना काम होने के बाद वो मुझे उसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद से कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग अंदर कैसे आए। मैं तो रोज सोने से पहले पूरे घर को अच्छी तरह बंद करती हूँ। जाहिर सी बात है मुझे पूरा शक सीमा के ऊपर था, क्योंकि उसके अलावा तो घर में कोई भी नहीं था। लेकिन सीमा ने तो मुझे अपनी माँ माना था ना, तो वो ऐसा कैसे कर सकती थी मेरे साथ। अब पूरी सच्चाई सीमा ही बता सकती थी। मैं गुस्से में पूरी तरह आग बबूला हो चुकी थी। मुझे सीमा के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे कॉलेज में जाकर घी घसीटते हुए घर पर लाऊं। उसने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया था। मैंने तो उसे अपनी सगी बहन की तरह पाला पोसा, इतना प्यार दिया था। खुद दुख झेल कर भी उसकी पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। उसकी हर एक डिमांड को पूरा किया, लेकिन क्या उसी ने ये सब किया है? अब पूरी सच्चाई जानने के लिए मैं सीमा का इंतजार कर रही थी। शाम को जब सीमा कॉलेज से आई तो मैंने सबसे पहले उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे की ओर घसीटते हुए ले आई। सीमा मुझसे पूछती रही कि भाभी क्या हो गया है आपको, आप इतना गुस्सा क्यों हो? मैंने उस दिन उसकी एक ना सुनी और उसको बिस्तर पर ले जाकर पटक दिया और वो रिकॉर्डिंग दिखाकर पूछा कि क्या है ये सब।
सीमा अभी भी बहाने बना रही थी कि मुझे क्या पता ये सब क्या है, और आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं और क्यों दिखा रही हैं? आपके साथ ये लड़के कौन है? उसकी बातों को सुनकर मुझे और ज्यादा गुस्सा आया और मैंने तभी उसे खींच कर एक थप्पड़ मारा और बोला कि ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। सच सच बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी समय सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि भाभी मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। बात यह है कि मेरे कॉलेज में लड़कियां हर रोज नए नए कपड़े पहनकर आया करती थी और हर रोज महंगी महंगी पार्टी भी करती थी, लेकिन मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। कॉलेज में हर कोई मेरा मजाक बनाता था कि तुम्हारे पास तो पार्टी करने तक के पैसे नहीं हैं, हर रोज एक ही कपड़े पहनकर आ जाती हो। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं आपको धंधे में डाल दूं। बहुत पैसे मिल रहे थे इसमें, क्योंकि सरेआम तो धंधे में आप जाने वाली नहीं, लेकिन इसलिए मैंने धोखे से आपको धंधे में डालना चाहा। इन सब से जो भी पैसे आते थे उसने मेरी कॉलेज में अपनी अलग ही शान बना दी थी। जब से मैं कॉलेज में ज्यादा पैसा लेकर जाने लगी तब से लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमने लगी और मेरी हर बात मानती। अपनी इस इज्जत को बनाए रखने के लिए ये जुर्म बढ़ता गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने उससे पूछा कि तुम ये सब कैसे कर रही हो? वो तो कहने लगी कि भाभी मैं अपने हाथ पर हमेशा बेहोशी की दवाई लगाकर आपके पास आती थी आपको गले लगाने, और अचानक ही आपकी नाक के पास हाथ ले जाते जिससे वो दवा आप सूंघ लो और आप बेहोशी की हालत में चली जाती थी। ये दवा इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे लेने के बाद 12 से 13 घंटे तक इंसान को होश नहीं आता था। फिर मैं बाहर जाकर अपने हाथ धो लेती थी। आदमी लोग मुझे अच्छे पैसे देते थे, वो रात को आकर आपसे संबंध बनाते थे और मुझे ढेर सारे पैसे देकर चले जाते थे। जब इतने सारे पैसे आने लगे तो मेरे मन में और ज्यादा लालच बढ़ गया और मैं ये काम रोजाना करवाने लगी। मैंने सोचा कि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खराब ननद हूँ। मुझे तो खुद पर भी शर्म आ रही थी कि मैं एक ऐसी ननद की भाभी हूं जो इतनी गिर सकती है। तभी सीमा हाथ जोड़कर बोली, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी झूठी शान के लिए ये सब कर दिया। मैंने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं किन हालातों में पहुंच गई हूँ। बार बार अभय से माफी मांग रही थी कि आपकी बहन को मैं नहीं संभाल पाई, मुझे माफ कर दीजिए। वो कब इस रास्ते पर निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सीमा के लिए इतना कुछ किया था पर उसको शर्म नहीं आई। अभय के जाने के बाद मेरे काम से जितने भी पैसे आते थे मैंने वो सारे सीमा पर लगा दिए, कुछ नहीं रखा अपने लिए। आज तक एक जोड़ी कपड़े नहीं खरीदे हैं मैंने अपने लिए। बस यही सोचती थी कि सीमा को किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन मेरे इसी प्यार का उसने गलत फायदा उठाया। उसने मेरे साथ ही वो हरकत की जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। मुझे सीमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी। मैं अपने दुखी मन से रोते हुए अपने बिस्तर पर पड़ी रही और बार बार अभय को याद कर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि सीमा ने तो एक बार नहीं सोचा, वो तो अपनी झूठी शान में इतनी अंधी हो गई कि उसे सही गलत कुछ दिखाई ही नहीं दिया। मेरे बारे में उसे थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया। मेरी इज्जत के साथ इस तरह खिलवाड़ करके उसे क्या हासिल हुआ होगा? उसकी इस झूठी शान के लिए की हुई हरकत की माफी उसे कभी नहीं मिलेगी। अगर कोई पार्टी कर रहा है तो वो अपने पैसों पर कर रहा है। किसी को भी बराबरी करने से क्या फायदा होगा? इंसान को हमेशा अपनी औकात के हिसाब से ही चलना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, लेकिन ना जाने इसकी बुद्धि उस समय कहाँ गई थी। मैं यही सोच रही थी कि सीमा मुझे एक बार बोलती तो सही कि वो पार्टी करना चाहती है या कुछ लेना चाहती है। अगर मैं नहीं दे पाती तब की बात थी, पर उसने तो मुझे एक बार बोलना तक जरूरी नहीं समझा। मैं उसे कहीं से भी पैसे लाकर देती। उसने अपना ही दिमाग लगाकर ये सब कुछ कर डाला। मेरी इज्जत के साथ साथ मेरे विश्वास को भी तोड़ दिया। मैं चाहकर भी अब उसे माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने अब उससे दूरी बना ली थी। सीमा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो बार बार पश्चाताप कर रही थी। फिर मुझे भी एक दिन उस पर दया आ गई और अभय के बारे में ख्याल भी कि वो जहां भी है उनकी आत्मा जरूर दुख रही होगी ये सब देखकर। मैंने सीमा को माफ कर दिया और उसे सही रास्ते पर ले आई। कुछ महीनों बाद सीमा ने अच्छे से पढ़ाई की और एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। हमारे हालात बदल रहे थे। सीमा भी सुधर गई थी। मेरे साथ उसने जो कुछ भी किया उसका दुख तो मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ एक बात की तसल्ली भी है कि वो अब एक अच्छी इंसान बन गई है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।